हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो वेव एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 9 में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 9 इस पूरे यूनिट का सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा और ये यूनिट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स कंप्लीट करा रखा है। दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उन लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा यूनिट हमने स्टार्ट किया था, वेव एंड ऑसिलेशन, और इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो छोटे मोटे कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे कि प्लेन वेव, स्फीरिकल वेव, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, और उसके बाद पढ़ेंगे, ये थोड़ा अब ये छोटा मोटा तो नहीं है, डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और डॉपलर इफेक्ट इन साउंड भी स्टडी करेंगे और इन लाइट भी, दोनों ही केस में डॉपलर इफेक्ट को स्टडी करेंगे। और ये पूरा पढ़ने के बाद सिर्फ एक टॉपिक आपका रह जाएगा इस यूनिट से, दैट इज फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर वेव एंड स्क्वायर वेव एंड ट्रेंगुलर वेव। तो स्क्वायर वेव और ट्रेंगुलर वेव का फूरियर एनालिसिस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और जितना टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, अगली क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन वेव और स्फीरिकल वेव को। बट प्लेन वेव और स्फीरिकल वेव को समझने के लिए उससे पहले आपको समझना होगा वेव फ्रंट। तो अगर आप वेव फ्रंट समझते हैं तो प्लेन वेव और स्फीरिकल वेव समझना आपके लिए आसान होगा। उसी के बेसिस पर, वेव फ्रंट के बेसिस पर ही ये नाम रखा हुआ है, प्लेन वेव और स्फीरिकल वेव। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट और स्फीरिकल वेव फ्रंट की वजह से ये वेव का नाम प्लेन और स्फीरिकल वेव रखा गया है। ठीक है, तो देखिए वेव फ्रंट होता क्या है। सबसे पहले आप वेव फ्रंट को समझ लीजिए तो आप प्लेन वेव समझ जाएंगे, और पीछे आपने एक चीज पढ़ा है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो उस प्रोग्रेसिव वेव को, जो वाटर के अंदर वेव प्रोपागेट कर रहा था, उसको हम बोल रहे थे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो वो जो नॉमेनक्लेचर थे उसमें सिंपल हार्मोनिक तो आप समझ गए थे कि पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की वजह से वो हार्मोनिक मोशन था या सिंपल हार्मोनिक मोशन था, और वो मीडियम में लगातार आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसके साथ में प्रोग्रेसिव वर्ड भी जुड़ा था। ठीक है, प्रगामी तरंगे, सरल आवर्त प्रगामी तरंगे। लेकिन उसमें प्लेन वर्ड क्यों जुड़ा था, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्यों उसको बोलते थे, प्लेन शब्द क्यों आया था, तो उसको समझने के लिए आपको वेव फ्रंट को समझना पड़ेगा। और हम ऑप्टिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। यहां पर सिर्फ इन दोनों डेफिनेशन को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेव फ्रंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स की जब हम बात करेंगे, है ना, हाइगेंस प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो वो पूरा जो वेव ऑप्टिक्स का आपका यूनिट है, ऑप्टिक्स के अंतर्गत इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये जब आप स्टडी करेंगे तो वेव फ्रंट तो आपको वहां पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए वेव फ्रंट का मतलब क्या है। वेव फ्रंट का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी, वेव फ्रंट का मतलब होता है इमेजिनरी सरफेस, और एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी पार्टिकल इन सेम फेज, एक ऐसा इमेजिनरी पार्टिकल जिसमें एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसमें सभी के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो या वाइब्रेट कर रहे हो। और ये कहां पर सरफेस लेना है, इस इमेजिनरी सरफेस को कहां पर लेना है, तो सपोज कि किसी मीडियम में जब वेव प्रोपागेट करता है, आप एक दिमाग में इमेजिन करिए, चाहे तो आप एयर में साउंड को इमेजिन करिए, वाटर के अंदर आप जो वाटर के अंदर वेव क्रिएट होती है उसको इमेजिन करिए, या फिर आप लाइट को इमेजिन करिए, किसी भी वेव को आप इमेजिन करिए। तो जब वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ये आपको पता है। वाटर के अंदर से, वाटर का एग्जांपल लीजिए, ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। वाटर के अंदर से जब वेव आगे बढ़ रही है, वो इस सर्कुलर शेप बनते हुए वो आगे आपको वेव जाता हुआ दिख रहा था, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा था। तो जब वेव आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, मीन पोजीशन से कोई ऊपर जाता है और कोई नीचे जाता है। इसी तरह से जब हम बोल रहे हैं तो साउंड जब इस मीडियम में आगे जा रहा है तो यहाँ एयर मीडियम में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा इमेजिनरी सरफेस, कोई भी ऐसा काल्पनिक पृष्ठ
जिसमें स्थित सभी पार्टिकल सेम फेज में हो, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, उस इमेजिनरी, उस काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट या फिर तरंगाग्र। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत सारी शिकायतें आ गई हैं हिंदी को लेकर, तो हम इस बात पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि हिंदी भी साथ में ऐड किया जाए। तो वेव फ्रंट या तरंगाग्र क्या है? तो जब भी किसी माध्यम में तरंग आगे बढ़ती है, वेव आगे बढ़ती है, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सपोज कि यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि जब ये हम बोल रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लौट के आ रहे होंगे। वाटर के अंदर जब वेव जा रही है तो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने मीन पोजीशन से ऊपर जा रहे होंगे, उसी टाइम पर कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जो मीन पोजीशन से नीचे होंगे, है ना। तो जो पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है, ग्राफ आप इसी तरीके से तो प्लॉट करते थे, यही ग्राफ मिलता था पार्टिकल्स का जब वाटर के अंदर वेव प्रोपागेट होती थी। तो जो पार्टिकल इस पोजीशन में है और इस पोजीशन में है, फिर एक और पार्टिकल होगा वो भी इसी पोजीशन में होगा। तो ये पार्टिकल, इसके आगे एक और पार्टिकल, उन सभी पार्टिकल को मिलाते हुए जब हम सरफेस इमेजिन करेंगे, उस सरफेस को ही, उस काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला पार्टिकल जो मीन पोजीशन के नीचे है, एक और पार्टिकल होगा वो भी मीन पोजीशन के नीचे होगा, एक और पार्टिकल होगा वो भी मीन पोजीशन के नीचे होगा। तो ये भी सब के सब क्या हो गए? ये वाले और इसके बाद ये वाले, ये सब सेम फेज में हो गए, और ये सब आपस में सेम फेज में हो गए। तो किसी भी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं, कंपन करते हैं, उस काल्पनिक पृष्ठ को हम कहते हैं तरंगाग्र। तो वेव के प्रोपागेशन को स्टडी करने के लिए तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किसी भी मीडियम में जब वेव आगे बढ़ता है तो वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। जैसे हम जब बोल रहे हैं तो वेव यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर पहुंची है, मतलब कि यहाँ पर सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर वो और आगे बढ़ेगा, यहाँ पर सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो और आगे बढ़ेगा, वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ से हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये एक इमेजिनरी आप सरफेस इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। फिर यही और आगे बढ़ेगा साउंड, ये वेव और आगे बढ़ेगी तो एक और पार्ट आप इमेजिन कर सकते हैं सरफेस जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, एक और आगे इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप उसके वेव फ्रंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी वेव फ्रंट का बढ़ना ही वेव का बढ़ना होता है, और वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन हम खींचते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होती है। तो अगर ये वेव इस तरीके से स्फीरिकल फॉर्म में आप दिखा रहे हैं, यानी सभी डायरेक्शन में वेव जा रही हैं, तो वहाँ पर जो आप सरफेस इमेजिन करते हैं, जो वेव फ्रंट इमेजिन करते हैं, वो इस तरीके का बनता है। ठीक है, वाटर के अंदर जो वेव जा रही थी उसमें पार्टिकल या तो मीन पोजीशन के ऊपर आपको मिलने वाले हैं या तो नीचे मिलने वाले हैं। तो ऊपर वाले पार्टिकल को लेकर आप चाहे सरफेस इमेजिन करिए, चाहे नीचे वाले पार्टिकल को, चाहे एकदम नीचे वाले पार्टिकल को, किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में सभी पार्टिकल जो हैं जो सेम फेज में हैं उनका सरफेस इमेजिन करेंगे तो आपको एक प्लेन मिलेगा, एक सरफेस प्लेन मिलेगा। उसी प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर के अंदर जो वेव है उस वेव के लिए जो हम वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे वो वेव फ्रंट एक प्लेन मिलेगा, एक सरफेस मिलेगा, इसलिए उस वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। ठीक है, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होता है वो देखिए सेम डायरेक्शन होता है। ये रूल होता है कि वेव फ्रंट जो होता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को बताती है। डायरेक्शन ऑफ वेव कह लीजिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव कैसे मिलेगा? वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ये है आपका प्लेन वेव, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो एक ही डायरेक्शन को बताएंगे। तो जब भी कभी वेव किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर कोई वेव ऐसी है जो चारों तरफ फैल रही है, जैसे अगर पानी में ही जो वेव जा रही है अगर उसकी आप बात करते हैं, सिर्फ मतलब एक डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तब जो वेव फ्रंट है वो आप ऐसा कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई वेव ऐसी है जो चारों तरफ फैल रही है, जैसे साउंड है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी चारों तरफ जा रही है,
तो जब साउंड चारों तरफ जा रही है, आप इमेजिन करिए कि कोई एक पॉइंट सोर्स है साउंड का, तो साउंड इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर सभी डायरेक्शन में ये साउंड जा रही है तो कोई एक सरफेस आप इमेजिन कर सकते हैं जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, यानी कि ये है आपका वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है ये? स्फीरिकल वेव फ्रंट, स्फीरिकल वेव फ्रंट। तो जब वेव सभी डायरेक्शन में जा रही होगी तो वेव फ्रंट आपको स्फीरिकल मिलेगा, जब वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वेव फ्रंट आपको प्लेन मिलेगा। ऐसे वेव को हम प्लेन वेव बोलेंगे और ऐसे वेव को हम स्फीरिकल वेव बोलेंगे। तो जब साउंड की हम बात कर रहे हैं तो साउंड जब हम बोल रहे हैं तो वो चारों डायरेक्शन में फैल रही है। तो अगर चारों डायरेक्शन में फैल रही है इसका मतलब आप कह सकते हैं साउंड एक इस तरह से आपको स्फीरिकल वेव के फॉर्म में यहां पर है, ठीक है। और रियल में देखा जाए तो ये जो प्लेन वेव है ये इस स्फीरिकल वेव का एक केस है, स्पेशल केस है। जैसे इन्फिनिटी से जब सन से जब लाइट हमारे पास आती है तो वो भी इसी तरीके से चारों तरफ फैलते हुए आती है, यानी स्फीरिकल वेव के फॉर्म में आती है। स्फीरिकल वेव फ्रंट उसके बनते हैं। बट इसी स्फीरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा आप लेंगे तो वो आपको प्लेन दिखाई देगा, है ना। एक कर्व लाइन का बहुत छोटा सा हिस्सा जब आप लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये प्लेन दिखता है। तो चूंकि सन हमसे बहुत दूर है तो वहां से जो लाइट आती है उसका जो वेव फ्रंट है वो लगातार बढ़ता जाता है, इस तरीके से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सपोज ये सन है ना, और ये अर्थ की तरफ लाइट आ रही है, तो इसका ये जो स्फीरिकल वेव फ्रंट है वो लगातार बड़ा होता जाता है। आप इमेजिन करिए कि बहुत बड़ा रेडियस का कोई एक सर्कुलर ये कर्व आप खींच रहे हैं, तो इसका एक छोटा सा पार्ट जो होगा वो लगभग प्लेन होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट जो होते हैं वो स्फीरिकल वेव फ्रंट के एक स्पेशल केस होते हैं। डिफरेंस क्या है? तो जब वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको हम प्लेन वेव बोलेंगे, जब सभी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको हम स्फीरिकल वेव बोलेंगे। और ये जो नॉमेनक्लेचर है प्लेन और स्फीरिकल किस बेसिस पर है? तो वेव फ्रंट के बेसिस पर है। तो वेव फ्रंट अगर प्लेन है तो प्लेन वेव, वेव फ्रंट अगर स्फीरिकल है तो स्फीरिकल वेव, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि प्लेन वेव और स्फीरिकल वेव किसको बोलते हैं और कब बोलते हैं, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है, फेज वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, दोनों के फार्मूले क्या हैं। तो फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल कर ही लेंगे, बट आपको ये भी समझना है व्हाट इज मीन्ड बाय फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। देखिए, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को समझने के लिए, फेज वेलोसिटी इसको हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, फेज वेलोसिटी को ही वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो एक चीज आपको ये पढ़ना है और दूसरा उसके बाद है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी, सपोज किसी मीडियम में बहुत सारी वेव प्रोपागेट हो रही हैं, इस तरह से हम साइन वेव इमेजिन करिए। एक वेव ये है, इसके बाद एक और वेव है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है, ऐसी बहुत सारी वेव हैं किसी मीडियम में प्रोपागेट हो रही हैं। और अब देखिए, कई वेव अगर प्रोपागेट हो रही हैं तो वो सब वेव सेपरेट तो दिखेंगी नहीं आपको, इस तरीके से नहीं रहने वाली है। ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है। लेकिन सेम मीडियम में जब ये तीनों वेव जा रही हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3, तो तीनों वेव जब एक साथ जाएंगी तो वो ना तो ये वाला रूप आपको दिखेगा, ना तो ये दिखेगा और ना तो ये दिखेगा। इन तीनों के इंटरफेरेंस से कोई रिजल्टेंट वेव आपको दिखाई देगा जाता हुआ, है ना। जैसा कि आपने पीछे देखा था, बीट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसमें जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन था वो दोनों वेव से बिल्कुल सेपरेट था। जो दोनों वेव का हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया था, एक वेव इस तरीके से दिखाया था, दूसरा वेव भी उसी तरीके से था, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस था। तो ये दोनों वेव के सुपर पोजिशन से जो वेव बना उसका कुछ रिजल्ट इस तरीके से आया था, है ना, उसका ग्राफ। तो आपने देखा कि जो रिजल्टेंट वेव आया है वो इन दोनों वेव से अलग है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ये तीन वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट हो रहे हैं तो इन तीनों के प्रोपागेशन से जो वेव बनेगा वो रिजल्टेंट वेव कुछ अलग हो सकता है। अब वो कैसा होगा, रैंडम आप कुछ भी इमेजिन करिए, कोई भी वेव हो सकता है, वो कैसा शेप होगा ये तो अभी नहीं बता सकते। तो ये जो वेव है, सिंगल सिंगल वेव को अगर आप कंसीडर करते हैं तो सिंगल सिंगल वेव की जो वेलोसिटीज होंगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी, ठीक है। सिंगल वेव की अगर हम बात करें तो वो सिंगल वेव मतलब इंडिविजुअल वेव की बात करें,
इंडिविजुअल वेव के लिए डिफाइन होता है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपान के। ओमेगा समझ रहे हैं, इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और के क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट है, जिसमें ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी और के का मतलब होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो इस वेव का अपना एक फेज वेलोसिटी होगा, इसका अपना एक फेज वेलोसिटी होगा, इसका अपना एक फेज वेलोसिटी होगा। लेकिन इन तीनों के प्रोपागेशन से जो रिजल्टेंट वेव है, उस रिजल्टेंट वेव की जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। नाम से ही क्लियर है, ग्रुप का मतलब कि कई वेव का ग्रुप है, और कई वेव के ग्रुप को एक और नाम देते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स को, वेव के ग्रुप को हम वेव पैकेट भी बोलते हैं, वेव पैकेट। ठीक है, तो सिंगल या इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी बोलते हैं, और उन सब के इंटरफेरेंस से बनने वाले कंबाइंड वेव की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी, सॉरी, ग्रुप वेलोसिटी या वेव पैकेट वेलोसिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये वेव पैकेट की वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वीजी इक्वल टू, वो होता है डी ओमेगा अपान डी के, डी ओमेगा अपान डी के, और ये हो गया आपका फेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के ऊपर, तो बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है, सिर्फ ओमेगा अपान के यहाँ पर, डी ओमेगा अपान डी के यहाँ। मोस्टली क्या होता है कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो इंडिविजुअल वेव की फेज वेलोसिटी से कम होती है मोस्टली। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी इंडिविजुअल वेव की फेज वेलोसिटी से मोस्टली हमेशा लेस होती है। बट एक केस ऐसा है, आप ध्यान दीजिएगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के केस में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ग्रुप वेलोसिटी लेस देन फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब कि ऐसा मीडियम जिसमें डिस्पर्सन ना हो उसके एम्पलीट्यूड में, जैसे साउंड प्रोपागेट कर रहा है एयर में तो कोई डिस्पर्सन नहीं होता उसके एम्पलीट्यूड में। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वेव के प्रोपागेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे केसेस में फेज वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ज़्यादातर केस में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा, आप फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को बहुत ही अच्छे से क्लियर कट तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये फार्मूले आप जरूर याद रखिएगा, और ये केस भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या है, और थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक, तो डॉपलर इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले साउंड के लिए, उसके बाद फिर लाइट के लिए, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके ऊपर ढेरों सारे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे, बट इस लेक्चर में नहीं, उसको हम प्रीवियस मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लास्ट लेक्चर इस यूनिट का, उसमें हम क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम थियरी कवर कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट का, इसको आप नोट करें जल्दी से। हो गया, चलिए देखिए, डॉपलर इफेक्ट वैसे तो मैकेनिक्स में हमने एक जगह मेंशन किया है ना, लास्ट में आप देखेंगे लेक्चर नंबर आई थिंक 26 के आसपास, तो डॉपलर इफेक्ट हमने वहाँ पर स्टडी किया है, बट वो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट था, मतलब कि जिसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल या स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के कंपेरेबल जब स्पीड होती है, तो वहाँ पर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट हमने स्टडी कर रखा है। बट यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट हम थोड़ा सा क्लासिकल वे में देखेंगे, साउंड के केस में क्या होता है, बाकी लाइट में आएंगे तो स्पीड वही हो जाएगा। तो डॉपलर इफेक्ट सबसे पहले आप समझिए क्या मतलब होता है इसका। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है कि अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की अगर हम बात करें या वेव की बात करें, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव
और वेव में भी हम साउंड की बात कर सकते हैं, लाइट की बात कर सकते हैं। ड्यू टू रिलेटिविस्टिक मोशन या ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, एक सोर्स है, साउंड के केस में आप अभी सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये कोई एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो अगर ये साउंड अपनी जगह पर फिक्स रहे और ये ऑब्जर्वर यहां पर रुका रहे, तो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड इससे निकल रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड इनको सुनाई देगा। ठीक है, मतलब रियल फ्रीक्वेंसी ही इनको सुनाई देगी। बट इन दोनों में से कोई भी अगर मूव करने लगे, चाहे ये सोर्स ही मूव करने लगे, चाहे ये ऑब्जर्वर ही मूव करने लगे, तो जो इनको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होगी। तो ये तो फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकल रही दैट इज द रियल फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब इनको जो सुनाई देगी वो थोड़ी अलग होगी और इसको हम बोलते हैं अपारेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? अपारेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको हम रियल या ट्रू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो जब भी कभी सोर्स और ऑब्जर्वर में से कोई भी एक मूव करे, रिलेटिव मोशन का मतलब कोई भी मूव करे या दोनों मूव करे, तो दोनों में से कम कोई भी एक मूव कर रहा है, तो इनको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होगी। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। साउंड की बात कर रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, लाइट की बात कर रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, तो सपोज कि ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये एक ऑब्जर्वर है और यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो ये ऑब्जर्वर इस सोर्स की तरफ आ सकता है, और दूसरा ये कि ये ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा सकता है। क्लियर? और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ऑब्जर्वर रुका रहे लेकिन ये सोर्स मूव करे। और कैसे मूव कर सकता है? या तो ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा होगा या तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। ठीक है, तो कोई भी केस हो, चाहे सोर्स मूव करे चाहे ऑब्जर्वर मूव करे, दोनों में से कोई भी केस हो, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ये बढ़ रही होगी, तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगा। ये एकदम आपको ऐसे पॉइंट हम बता रहे हैं कि इसी की हेल्प से आप फार्मूले याद कर सकते हैं, इसी की हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात को कि जब भी हमसे दूर जा रहा होगा, चाहे हम दूर जा रहे होंगे चाहे वो सोर्स दूर जा रहा होगा, जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी, मतलब वो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगा। जैसे हम प्लेटफॉर्म पर अगर खड़े रहे सपोज, और कोई गाड़ी कोई ट्रेन हमारे पास आती है पहले, तो हमारे पास जब आ रही है वो केस मत लीजिए, जब वो हमसे दूर जाने लगती है, तो जब वो दूर जाने लगती है तब हमको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है वो रियल फ्रीक्वेंसी से कम होता है। और जब वो दूर से कहीं से किधर से आ रही थी हमारी तरफ, है ना, इधर मान लीजिए ये ट्रेन ऐसे ऐसे आ रही है इनकी तरफ, तो जब ट्रेन आ रही है तो इनको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी इनके बीच की घट रही है। लेकिन यही ट्रेन जब इनको क्रॉस करके आगे जाने लगेगा तो इनके और इस ट्रेन के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, और जब दूरी इनके बीच की बढ़ेगी तो जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम सुनाई देती है, और अगर डिस्टेंस घट रही हो तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। अब डिस्टेंस क्यों बढ़ रही है या क्यों घट रही है उसका कोई भी कारण हो सकता है, चाहे ऑब्जर्वर हमसे दूर जा रहा, सोर्स से दूर जा रहा हो, चाहे सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो। किसी भी केस में अगर डिस्टेंस उनके बीच का बढ़ेगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम, डिस्टेंस अगर घटेगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। ठीक, चलिए अब देखिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि कैसे आप इनके केसेस में, डिफरेंट केसेस में फार्मूला याद करेंगे। तो सिर्फ एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, सिर्फ एक फार्मूला, और वही फार्मूला हर एक केस में आप लागू करिएगा। कैसे? आप देखिए, हम फार्मूला लिख देते हैं पहले कि अपारेंट फ्रीक्वेंसी n डैश इज इक्वल टू n v माइनस वी ऑब्जर्वर अपान v माइनस वी सोर्स। माइनस की जगह पर आप प्लस भी ले सकते हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों के साथ आप ये फार्मूला यूज करिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया।
इसमें एन डैश क्या है, ये है अपारेंट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं अपारेंट फ्रीक्वेंसी। एन क्या है, ये सोर्स की रियल या ट्रू फ्रीक्वेंसी है। वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि अभी हम साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड। वी ओ क्या है, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, श्रोता जो है। और वी एस क्या है, ये है स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब क्या, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ये सारे नॉमेनक्लेचर है। अब ये जो हमने फार्मूला लिखा, ये बहुत ही जनरलाइज्ड केस है। चाहे सोर्स रुका हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तब भी यूज कर सकते हैं। चाहे ऑब्जर्वर रुका हो, सोर्स मूव कर रहा हो, तब भी यूज कर सकते हैं। चाहे दोनों मूव कर रहे हो, तब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1, जब सोर्स क्या हो, रुका हो। सपोज कि जब सोर्स रुका हो, यानी स्टेशनरी हो या रेस्ट में हो, चलिए स्टेशनरी वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जब सोर्स स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तो ऑब्जर्वर सोर्स के नज़दीक भी आ सकता है, सोर्स से दूर भी जा सकता है। तो इसमें भी अब केस नंबर 1, जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम हो रही हो। जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम हो रही हो, यानी कि जो ये सपोज कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रेस्ट में कर दिया है। तो सोर्स अगर रेस्ट में है तो सोर्स की जो स्पीड है वो 0, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर की अपनी कोई स्पीड है। तो दो तरह से मूव कर सकता है ऑब्जर्वर, एक तो वो सोर्स की तरफ जा सकता है और दूसरा सोर्स से दूर जा सकता है। तो जब वो सोर्स की तरफ आ रहा होगा, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस घटने के बाद जो इनको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, है ना। जब डिस्टेंस घटती है तो जो उनको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इससे कंक्लूजन निकलता है कि एन डैश की वैल्यू एन से ज़्यादा होनी चाहिए। और एन डैश की वैल्यू एन से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए आप इस फार्मूले में आइए और देखिए क्या लिखेंगे, एन डैश इज इक्वल टू एन। अब इसमें से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, पहली बात तो जो सोर्स है वो रुका हुआ है, तो सोर्स की वेलोसिटी वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये 0 होने से ही नीचे का पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में v और v ऑब्जर्वर के बीच में ये अपान में सिर्फ v बचेगा। इतना तो क्लियर हो गया कि फार्मूला इसी टाइप का होगा। बट बीच में यहां हम प्लस लिखें कि माइनस लिखें, तो यहां पर प्लस लिखें या माइनस लिखें, इसके लिए आप सोचिए कि एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा फार्मूला आपको लिखना है। तो एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स एन डैश अपान एन का जो रेशियो होगा वो 1 से ज्यादा आना चाहिए। और यहां से आप देखिए, अगर आप एन डैश अपान एन निकालेंगे, ये एन को इधर ले आके, तो एन डैश अपान एन 1 से ज्यादा तभी आएगा जब ऊपर वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा, है ना। यानी इसको हम अपान में करें तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि एन डैश अपान एन आएगा। और यहां से यही पता चल रहा है कि एन डैश अपान एन इस केस में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां भी एन डैश अपान एन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला पार्ट इस नीचे वाले पार्ट से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी डिवाइड करने पर ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, यानी कि एन डैश अपान एन इज इक्वल टू, यहां से v और बीच में अभी डिसाइड नहीं है सपोज, और ये अपान में v, और यहां से कंक्लूजन यही निकला था कि एन डैश अपान एन इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में एन डैश अपान एन ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये पूरा पार्ट अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पूरा पार्ट भी तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये पार्ट ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब एन डैश की वैल्यू एन से ज्यादा होगी। सपोज ये 4 है और ये 3 है, तो डिवाइड करेंगे 1 से ज्यादा आएगा। तो वैसे ही यहां पर भी क्या होना चाहिए, अंश वाला जो पार्ट है, न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी से ज्यादा होगी, तभी इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आए, इसलिए यहां पर प्लस होना जरूरी। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे और उसके बाद इसी से यहां पर आप भाग कर रहे हैं, तो अब ये जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये एक एनालिसिस का अप्रोच आपका होना चाहिए इस फार्मूले को यूज करने के लिए। तो बार बार आपको, अब यहीं पर आप देख लीजिए, एक तरीका ये हो गया कि दोनों प्लस लीजिए, दोनों माइनस ले लीजिए, फिर नीचे वाला पार्ट ये 0 करिए, ये 0 करिए, तो 4 से 6 फार्मूले यहां से बनेंगे। तो सिर्फ एक फार्मूला आप याद रखिए, उसके बाद इस एनालिसिस के बेसिस पर आप कोई भी केस का फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये नोट कर लिए हो तो हम दूसरा केस इसी का समझा दें आपको। इसको आप जल्दी से नोट करिए। दूसरा केस आप देखिए, इसी का दूसरा पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी क्या हो सकता है,
कि जब ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से दूर जा रहा हो, ये वाला केस, तो जब दूर जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो उनको अपारेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, जो आभासी आवृत्ति सुनाई देगी, वो रियल फ्रीक्वेंसी वास्तविक आवृत्ति से क्या होगी, कम होगी। दूरी बढ़ने के साथ उनको आवृत्ति कम सुनाई देती है, यानी एन डैश का मान एन से कम होना चाहिए। एन डैश का मान एन से कम होने का मतलब एन डैश और एन का जो रेशियो होगा वो भी 1 से कम होना चाहिए। और एन डैश अपान एन का रेशियो 1 से कम होने के लिए पहली बात तो सोर्स का स्पीड 0 है, तो वो तो 0 यहाँ पर भी रहने वाला है, तो इसी टाइप की क्वांटिटी आएगी। बट एन डैश अपान एन जो आएगा वो लेस देन 1 हो, इसके लिए ये जरूरी है कि ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से कम हो। अगर कम रहेगा तभी डिवाइड करने पर 1 से कम आएगा। तो यहाँ ऊपर वाली जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो नीचे वाली क्वांटिटी से कम होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो v में से कुछ थोड़ा सा माइनस कर देंगे, उसके बाद उसी क्वांटिटी को v से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर अब देखिए ये जो क्वांटिटी है वो नीचे वाली क्वांटिटी से कम हो गई, तो अब डिवाइड करेंगे लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर हमारे नज़दीक आ रहा हो तो ये फार्मूला आप यूज़ करिएगा, मतलब प्लस के साथ में। जब ऑब्जर्वर उस सोर्स से दूर जा रहा हो तो यहाँ पर माइनस के साथ यूज़ करेंगे। क्लियर? तो जब सोर्स स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, उसके दोनों केसेस आपने देख लिए। अब एक अगला केस आप इसका उल्टा देख लीजिए। जब सोर्स मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी का मतलब ऑब्जर्वर 0 हो गया और सोर्स मूव कर रहा है, मतलब सोर्स की अपनी एक स्पीड है। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो सोर्स भी दो तरीके से मूव कर सकता है, या तो इस ऑब्जर्वर के नज़दीक जा सकता है या तो इससे दूर जा सकता है। तो जब हमारा ये सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक जाएगा, ये सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक जाएगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस घटेगी, और डिस्टेंस घटने की वजह से जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, अपारेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति, वो वास्तविक आवृत्ति से ज़्यादा होगी। डिस्टेंस अगर घटेगा तो आभासी आवृत्ति जो होगी वो वास्तविक आवृत्ति से ज़्यादा होगी। एन डैश इज ग्रेटर देन एन, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखिए आप, एन डैश इज इक्वल टू एन, और इस बार ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो ऑब्जर्वर वाला टर्म, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो ये पूरा प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमको देखना है, तो यहाँ पर v और अपान में v और यहाँ पर vs, एन डैश अपान एन, ये जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आए, एन डैश अपान एन ग्रेटर देन 1 आए, तो इसके लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी से ज़्यादा हो, यानी ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नीचे माइनस कर देंगे तो अब ये क्वांटिटी छोटी हो गई ऊपर वाली क्वांटिटी से, तो डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से दूसरा केस इसी में अगर देखें, ये तो आप नोट कर लीजिए फार्मूला, इसी में हम अलग से कर दे रहे हैं यहाँ नीचे। जब ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए, ये वाला केस, जब दूर जाएगा यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो जो उसको सुनाई देगा इसको, वो रियल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कम। दूरी बढ़ने के साथ जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो कम हो जाती है, तो एन डैश की वैल्यू कम होगी एन से, और एन डैश की वैल्यू कम होगी एन से, इसका मतलब कि एन डैश अपान एन ये रेशियो लेस देन 1 होगा। और फार्मूला यहाँ से बन जाएगा एन डैश इज इक्वल टू एन, और ब्रैकेट में v और अपान में v और ये vs, और ये एन डैश और एन का रेशियो लेस देन 1 आए, ये नहीं ये पूरा रेशियो लेस देन 1 आए। इसके लिए ज़रूरी है कि ये अंश वाली जो क्वांटिटी है वो हर वाली क्वांटिटी से ज़्यादा होनी, कम होनी चाहिए। ये कम रहेगा और नीचे वाला ज़्यादा रहेगा, तब डिवाइड करने पर लेस देन 1 आएगा। तो इसको ज़्यादा करने का मतलब कि यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जब सोर्स मूव करे और ऑब्जर्वर रुका हो तब कौन कौन से फार्मूले बनेंगे, जब ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, सोर्स मूव कर रहा हो, तब कौन कौन से फार्मूले बनेंगे। अब एक केस हम ये देखने वाले हैं कि जब दोनों मूव करें तब कौन सा फार्मूला बनेगा। इसको आप नोट करें, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद केस नंबर 3 आप देखिए, जब दोनों मूव करें। सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ साउंड, ये है डायरेक्शन ऑफ साउंड, और ये है डायरेक्शन ऑफ सोर्स, ये है डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ध्यान रखिएगा कि साउंड का डायरेक्शन हमेशा हम सोर्स जो भी होगा, जिस भी सोर्स से साउंड निकल रहा है
उस सोर्स से हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्शन ऑफ साउंड लेते हैं, क्योंकि साउंड चारों तरफ फैल रहा है तो हमको वही कंसीडर करना है। तो डायरेक्शन ऑफ साउंड हमेशा किधर से किधर होगा, ये जो हमने डायरेक्शन बनाया है ये सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों साउंड के ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हो, तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n डैश इज इक्वल टू n, दोनों माइनस यहां से सेलेक्ट करिएगा, v माइनस वी ओ अपान v माइनस वी एस, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसे केस में ये केस नंबर आप कह सकते हैं सी है, जब दोनों मूव कर रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों साउंड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, दोनों जगह पर माइनस टर्म आपको लेना है। इसमें से अगर किसी भी एक का डायरेक्शन साउंड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, जैसे कि हम ये कहें कि जो ऑब्जर्वर है वो साउंड के डायरेक्शन के जस्ट उल्टा जा रहा है, या जो सोर्स है वो साउंड के डायरेक्शन के जस्ट उल्टा जा रहा है, तो ऐसे केस में जो भी उल्टा होगा उसका ये नेगेटिव लगाएंगे, इसके साथ में नेगेटिव लगा देंगे, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि हम इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दें, ठीक है। इसी में अगर ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है, ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर है, लेकिन हम सोर्स का डायरेक्शन इधर कर दें, तो सोर्स का डायरेक्शन जब उल्टा कर देंगे, इधर डायरेक्शन था तो माइनस के साथ लिखा गया था, उल्टा कर देंगे तो फिर ये माइनस इसके साथ लगेगा और वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो किसी एक का भी डायरेक्शन अगर चेंज होता है, उल्टा होता है, तो आप उसी हिसाब से माइनस लगाएंगे और वो माइनस और अगला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो आप ये इन जनरल याद रखिए, बाकी डायरेक्शन चेंज होने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर इसी में हवा वाली बात हो जाए कि जिस साउंड की डायरेक्शन में अगर विंड है तो ये फार्मूले में v के साथ ये v और w दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ऐसे केस में n डैश इज इक्वल टू n और यहाँ पर v प्लस डब्ल्यू माइनस वी ऑब्जर्वर अपान v प्लस डब्ल्यू माइनस वी सोर्स, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हवा भी इसी में आ गई उसको भी कंसीडर करना है तब, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड आपने समझ लिया कि जब एक सोर्स ऑफ साउंड हो और एक ऑब्जर्वर हो, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जर्वर को सुनाई देती है वो रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। अलग का मतलब कि जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी जो उस व्यक्ति को सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जब जब जिन जिन केसेस में उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उन सभी केसेस में उस व्यक्ति को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी n डैश होगी, वो रियल फ्रीक्वेंसी n से कम होगी। और जब जब उनके बीच का डिस्टेंस घटेगा तब उनको जो जो फ्रीक्वेंसी उनको सुनाई देगी अपारेंट फ्रीक्वेंसी, वो रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होगी। जब उनके बीच की डिस्टेंस घटेगी तो जो फ्रीक्वेंसी उनको सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो ये हमने शुरुआत में आपको बता दिया और ये जनरल फार्मूला है, अलग अलग केसेस में कैसे यूज करना है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या होता है, लाइट के केस में फार्मूले किस तरीके से यूज किए जाते हैं और कौन कौन सा रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट करें और इसी स्लाइड में हम जल्दी से डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी कंप्लीट करा देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डॉपलर इफेक्ट इन लाइट और डॉपलर इफेक्ट इन साउंड दोनों एकदम सेम हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों एकदम सेम नहीं है, क्योंकि जो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड है, अगर हम इसकी बात करें साउंड के केस में, तो साउंड देखिए, साउंड का जो प्रोपागेशन होता है ना वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मीडियम होगा वही स्पीड होगी साउंड की। तो साउंड में जो डॉपलर इफेक्ट हम स्टडी करते हैं उसमें हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कि इसमें हमारा सोर्स मूव कर रहा है। सपोज कि ये रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, तब जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो, और अगर ये रुक जाए और ये मूव करने लगे तब जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो, दोनों अलग होंगे। हाँ, ये बात सही है कि दोनों अगर नज़दीक आ रहे हैं तो हर केस में इनको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, लेकिन जब ये मूव कर रहे थे तब अलग रियल अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इससे तो ज़्यादा ही होगी, और जब ये मूव कर रहा था तो अलग होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि साउंड का जो प्रोपागेशन होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है,
मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि चलो कोई भी एक मूव कर रहा है, आप ये भी इसमें अफेक्ट करता है, इस बात का भी असर पड़ता है कि सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, क्योंकि साउंड का प्रोपागेशन मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं साउंड में डॉपलर इफेक्ट जो है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज नॉट या इज असिमेट्रिकल या इज नॉट सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, है ना। सिमेट्रिक नहीं है कि कोई भी मूव कर रहा हो सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। अब आप आगे देखिए डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो लाइट के केस में क्या होता है, जैसे ये सोर्स ऑफ साउंड की बजाय सोर्स ऑफ लाइट हो अगर, तो सोर्स ऑफ लाइट की अगर बात करें तो आपको पता है कि लाइट जो होता है उसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपागेट होने के लिए। तो लाइट के केस में चाहे ये सोर्स ऑफ लाइट मूव करे चाहे ये ऑब्जर्वर मूव करे, दोनों में से कोई भी मूव करे, अपारेंट फ्रीक्वेंसी उसी तरीके का आता है। जैसे अगर ये रुका हो ये मूव कर रहा हो, या फिर ये रुका हो ये मूव कर रहा हो, दोनों में अपारेंट फ्रीक्वेंसी सेम आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि कोई भी मूव करे दोनों में से रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर रिलेटिव मोशन सिर्फ हो, दोनों में से कोई भी एक मूव करे रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन यहां पर ये भी मैटर करता है कि सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है। यही मतलब है सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का। और लाइट के लिए अगर हम डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट तो वही है कि जब लाइट सोर्स हमारे नज़दीक आता है या हमसे दूर जाता है तो जो उसकी अपारेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है, इसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो लाइट सोर्स जब हमारे नज़दीक आ रहा होगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, लाइट सोर्स जब हमसे दूर जा रहा होगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ठीक। तो होता यही है कि यहाँ पर अगर हम फार्मूले की बात करें, यहाँ पर अगर सोर्स हमारे नज़दीक आ रहा हो, सपोज ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, तो अगर ये सोर्स हमारे नज़दीक आ रहा हो तो ऐसे में डिस्टेंस जो होगा हमारे और सोर्स के बीच की वो घटेगी, और जब डिस्टेंस घटेगी तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला यूज होता है यहाँ पर वो होता है न्यू डैश इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर ये देखिए ये प्लस रहेगा और ये उल्टा हो गया, ये माइनस लगता है, आप यही समझ लीजिए। आप इस चीज़ को भी एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला डिस्टेंस घटने के केस में यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस बढ़ने के केस में। तो सीधा सा फंडा है कि अगर डिस्टेंस घट रहा है तो न्यू डैश मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू। तो न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू होने के लिए इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 होने के लिए ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब डिस्टेंस घट रहा है तो न्यू डैश मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके से ज़्यादा होने के लिए यहाँ प्लस चाहिए और यहाँ पर माइनस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, c जो है वो लाइट की स्पीड है और v जो है उस सोर्स की स्पीड है जो सोर्स मूव कर रहा है। और इससे अगर आप दूसरा केस ले लीजिए इसका उल्टा, कि अगर डिस्टेंस घटने की बजाय डिस्टेंस बढ़ रहा हो, डिस्टेंस घटने की बजाय डिस्टेंस बढ़ रहा हो चाहे किसी के भी मूव करने से, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, कोई भी दोनों में से मूव करे, अगर इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है तो जब घट रहा होगा डिस्टेंस तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो अपारेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी रियल फ्रीक्वेंसी से, और ऐसे में फार्मूला आ जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू ब्रैकेट में 1 माइनस वी अपान सी और अपान में 1 प्लस वी अपान सी, ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एनालिसिस कर लीजिए न्यू डैश और न्यू डैश की वैल्यू अगर न्यू से कम होगी तो इनका जो रेशियो होगा वो लेस देन 1 आएगा, और ये रेशियो लेस देन 1 आने के लिए ये क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी लेस देन 1 आएगा। तो 1 माइनस वी अपान सी और 1 प्लस वी अपान सी, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस वाली क्वांटिटी से कम है, इसलिए लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको फार्मूला भूल जाए या आप कन्फ्यूज़ हो जाएं तो आप एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस केस में कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्योंकि अक्सर ये चांसेस रहते हैं कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस हो जाए।
तो आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें कि रेशियो ग्रेटर देन 1 लाना है कि रेशियो ग्रेटर देन लेस देन 1 लाना है। ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कि जब लाइट में हम डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं, सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये सोर्स ऑफ लाइट हमारे नज़दीक आ रहा है, तो जब सोर्स ऑफ लाइट हमारे नज़दीक आएगा तो जो हमको फ्रीक्वेंसी इसकी दिखाई देगी, अब यहाँ सुनाई नहीं देगी, दिखाई देगी, लाइट है, तो जब ये हमारे नज़दीक आएगा तो जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, है ना। अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। और आप देखिए कि न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा का मतलब कि न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये आप कह रहे हैं कि अपारेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रियल फ्रीक्वेंसी से, तो इसका मतलब ये, अब इसका जस्ट उल्टा रिलेशन होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अपारेंट वेवलेंथ जो होगा, अगर फ्रीक्वेंसी आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है तो इसका मतलब कि वेवलेंथ तो घट रहा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी इसका मतलब वेवलेंथ घट रहा होगा, तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा। और यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं, जो अपारेंट फ्रीक्वेंसी है वो रियल फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है, कम हो गई है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ा होगा, यानी लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक। तो जब भी कोई सोर्स हमारे नजदीक आएगा, लाइट का सोर्स, तो जो अपारेंट वेवलेंथ होगा वो रियल वेवलेंथ से कम होगा। और आप देखिए कि जो वेवलेंथ का सीक्वेंस होता है, अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करें विबग्योर से, तो ये वेवलेंथ के बढ़ने का ऑर्डर होता है, मतलब रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है इन सातों में, और वायलेट का या ब्लू का कह लीजिए कम होता है ना। ये ब्लू इफेक्ट देते हैं टोटल। तो इधर वेवलेंथ कम है और इधर वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जब वो सोर्स हमारे नज़दीक आ रहा होगा तो जो वेवलेंथ है वो तो घट रहा है। वेवलेंथ घटने का मतलब क्या, कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ हम मेजर कर रहे हैं, वो वेवलेंथ अब किधर शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यानी जब भी कोई सोर्स हमारे नज़दीक आएगा तो जो अपारेंट वेवलेंथ होगा वो रियल वेवलेंथ से कम होगा, यानी कि उस लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो, अगर हम स्पेक्ट्रम के लिए स्केल अगर देख लें तो स्पेक्ट्रम जो हमको मिलेगा वो ब्लू कलर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर ब्लू कलर है और ये रेड कलर है, स्पेक्ट्रम ब्लू कलर की ओर शिफ्ट हो रहा है, वेवलेंथ घटने का मतलब। तो इसी को बोला जाता है ब्लू शिफ्ट, है ना। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या होते हैं, तो ये यही है। आप देख लीजिए कि जब भी कोई सोर्स हमारे नज़दीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लेकिन वेवलेंथ घटेगा। वेवलेंथ घटने का मतलब कि स्पेक्ट्रम घटने वाले वेवलेंथ का मतलब क्या, ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होगा स्पेक्ट्रम, ब्लू कलर की ओर शिफ्ट होने की वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और इसी का जस्ट उल्टा यहाँ हो रहा है, जब सोर्स हमसे दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी वेवलेंथ बढ़ जाता है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब कि रेड कलर की ओर स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये ब्लू है और ये रेड है तो स्पेक्ट्रम रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है। तो ब्लू शिफ्ट जब नज़दीक आता है तब होता है, और जब सोर्स हमसे दूर जाता है उस टाइम होता है रेड शिफ्ट। ठीक। तो इसी डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पर हम ये बता पाते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, ये यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम किसी तारे का स्पेक्ट्रम लेते हैं, किसी स्टार का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो लगातार, जैसे आज आपने स्पेक्ट्रम लिया, आप 1 साल 2 साल बाद एक स्पेक्ट्रम लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि उसका जो वेवलेंथ है वो स्पेक्ट्रम स्केल पर रेड कलर की ओर शिफ्ट हो रहा है। मतलब उसका जो अपारेंट वेवलेंथ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अपारेंट वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, इसका मतलब कि वो सोर्स हमसे दूर जा रहा है। और सभी तारे नक्षत्र सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो लगातार ये पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कैसे कंफर्म होता है, रेड शिफ्ट के बेसिस पर, या आप कह सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट के इस प्रभाव से, इस इफेक्ट से हम ये बता सकते हैं कि ये यूनिवर्स लगातार, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है या विस्तार हो रहा है। ठीक है। और एक टर्म यहाँ पर लास्ट आप देख लीजिए, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एक टर्म यहाँ पर आता है, पूछा जाता है कि डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करिए। तो डॉपलर शिफ्ट क्या है, डॉपलर शिफ्ट तो रियल वेवलेंथ और अपारेंट वेवलेंथ के बीच का जो डिफरेंस है, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश को ही हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। दैट इज इक्वल टू, इसी को हम डेल्टा लैम्डा कह सकते हैं, और ये v/c इंटू लैम्डा के इक्वल होता है।
ठीक है। तो अपारेंट वेवलेंथ और रियल वेवलेंथ का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, और ये v/c इंटू लैम्डा के इक्वल, जहां पर v उसकी स्पीड है, सोर्स जो हमसे दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है, और c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा उसकी रियल वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी ढेरों न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और बाकी ये फार्मूले तो आपको याद ही रखने हैं। ये केसेस कभी भी कंफ्यूज हो जाइएगा कि कब प्लस ऊपर रहेगा, कब नीचे रहेगा, कब माइनस नीचे रहेगा, कब ऊपर रहेगा, तो आप वही कॉन्सेप्ट यूज करिए कि फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ानी है कि घटानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपने वेव फ्रंट पढ़ा सबसे पहले, कि वेव के प्रोपागेशन को स्टडी करने के लिए हम वेव फ्रंट इमेजिन करते हैं। वेव फ्रंट अगर वो प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, तो आप उस वेव को प्लेन वेव बोलेंगे। ऐसा कब होता है? जब वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है तब। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? तो जब वेव सभी डायरेक्शंस में आगे बढ़ता है तो जो वेव फ्रंट हमको मिलता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। ऐसे वेव को हम स्फेरिकल वेव बोलते हैं। तो जब वेव सभी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो वेव क्या होगा? स्फेरिकल वेव होगा, और उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और वेव फ्रंट था क्या? तो एक ऐसा इमेजिनरी या काल्पनिक पृष्ठ जिसमें हर एक पार्टिकल, जिसमें लोकेट करने वाला हर एक पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करता हो या ऑसिलेट करता हो, उसी इमेजिनरी सरफेस को, इमेजिनरी होता है रियल में नहीं, उसी इमेजिनरी सरफेस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो बहुत टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, जैसे प्लेन वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो आपको यहाँ पर प्लेन और स्फेरिकल के बारे में पढ़ना था। फिर आगे आपने देखा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो हमने कहा कि जब किसी इंडिविजुअल वेव की आप वेलोसिटी को निकालेंगे तो उसको आप वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर कई वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम वेव पैकेट भी बोलते हैं, बहुत सारे वेव का कॉम्बिनेशन वेव पैकेट बोला जाता है, तो वो वेव पैकेट जब आपस में इंटरफियर करते हैं सुपर इम्पोज करने के बाद, तो उनका जो रिजल्टेंट वेव होता है, वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का फार्मूला Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपान के, और ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी के। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बाकी केसेस में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होता है। फिर आपने देखा डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? जब भी कोई सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जाता है या हमारे नज़दीक आता है, या हम उससे दूर जाते हैं या उसके नज़दीक आते हैं, दैट मीन्स सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो हमको सुनाई देती है वो रियल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। इसी फेनोमेनन को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। तो साउंड में डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिकल। हर तरफ सिमेट्रिक नहीं है, उसमें ये भी मैटर करता है कि मूव कौन कर रहा है। जबकि लाइट के केस में ये मैटर नहीं करता है कौन मूव कर रहा है, बस ये मैटर करता है कि डिस्टेंस घट रही है कि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसलिए लाइट में जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो सिमेट्रिकल होता है। फार्मूले आपने देखे, साउंड के केस में जो फार्मूला था वो जनरल फार्मूला यही आप याद कर लीजिएगा। इसमें एन डैश इज इक्वल टू अपारेंट फ्रीक्वेंसी v माइनस प्लस माइनस वी ओ और v प्लस माइनस वी एस। फिर हमने आपको एनालिसिस करके बताया है कि डिस्टेंस घटने या बढ़ने के साथ अपारेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी या कम होगी, इसके बेसिस पर आप प्लस या माइनस साइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लाइट में डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो सोर्स हमारे नज़दीक आता है तो फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ी हुई महसूस होती है, दूर जाता है तो घटी हुई महसूस होती है। ये फार्मूला है जब सोर्स हमारे नज़दीक आता हो तब, और जब दूर जाता हो तब ये फार्मूला है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन आप जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर न्यू का मतलब यही फ्रीक्वेंसी ही है, वही फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ रखा है, वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। वी वहाँ पर वेलोसिटी थी तो यहाँ पर लाइट के लिए वी को हमने सी लिखा है, एन वहाँ फ्रीक्वेंसी था, लाइट के लिए हमने उसको न्यू लिखा है, तो न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, यही तो मिलेगा। तो वही फार्मूला है ये। ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा से पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सोर्स हमारे नज़दीक आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी वेवलेंथ घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है तो ब्लू शिफ्ट होगा। और इसी तरीके से सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है यानी कि हमको रेड शिफ्ट मिलेगा। इसी से पता चलता है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। रियल वेवलेंथ और अपारेंट वेवलेंथ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, और इस डेल्टा लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, और इसका फार्मूला होता है v अपान सी इंटू लैम्डा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और मैंने ये सारे टॉपिक को जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे बचे हुए थे इन सबको हमने डिस्कस कर दिया है। एक लास्ट पॉइंट बचा है पूरे इस यूनिट से, वेव एंड ऑसिलेशन से, दैट इज फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर एंड ट्रेंगुलर वेव।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फूरियर एनालिसिस करेंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर ये जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इन सब के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।